Recording in progress. चलो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सर सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर उसकी सप्लाई भी बढ़ा देगा। क्यों सर? क्योंकि ये सिचुएशन उसके लिए प्रॉफिटेबल होती है। और अगर किसी भी गुड्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो साइमल्टेनियसली सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर या तो उसको लॉस होने लगता है या फिर उसका प्रॉफिट कम। तो दोनों ही केस में देखा जाए तो प्राइस और सप्लाई की कैसी रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन सर बस यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, ये लॉ ये रूल तभी काम करेगा जब अदर फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट। इतना था लॉ ऑफ सप्लाई जो अपन लोग डिस्कस कर चुके। अब इन लोगों ने कहा सर लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शंस, मतलब there are some factors, there are certain factors where law of supply does not work, जिसमें हम लोगों को इन लोगों ने सिर्फ दो ही चीजें दी हैं। अदरवाइज देखा जाए तो there are so many things जो लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस हैं, बट एज पर आवर बुक there are only two things, so we will discuss that two things। ठीक है, क्योंकि सर सिलेबस के बारे का भी ICMI का कोर्स ज्यादा नहीं है तो इसलिए हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। और रही बात ज्यादा पढ़ने की तो इवन हम लोग 11th में ये चीज पढ़ के आए ही हैं। क्लियर? लेकिन हाँ एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर कर लेना जिससे तुम लोग सारे एक्सेप्शन अपनी कॉपी में लिख लो, बट जरूरत नहीं थी तो इन लोगों ने एक्सेप्शन दिए। पहला लैंड और एग्रीकल्चरल गुड्स। इन केस ऑफ लैंड और एग्रीकल्चरल गुड्स द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू OY एक्सिस, मतलब y। सर आप लैंड का प्राइस कितना भी बढ़ा लो, लैंड की प्राइस कितनी भी कम कर, लैंड की जो सप्लाई है वो कैसी होती है? लिमिटेड। क्यों? क्योंकि सर ये कहा जाता है कि इस कंट्री में, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जितनी जमीन पहले थी उतनी ही जमीन आज भी होगी ना। कि अपन लोगों ने समुद्र पे जमीन बना नहीं सर, जितनी जमीन इंडिया में पहले थी उतनी जमीन आज भी है। तो अगर देखा जाए ना तो लैंड एक ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई लिमिटेड। क्यों? दुनिया में जितना एरिया लैंड का है उतना ही एरिया कल भी था और आज भी है। ह्यूमन अगर कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो वो ग्लोब पे ही करेंगे, मतलब अपने अर्थ पे ही करेंगे, इसके बाहर जाके तो करेंगे नहीं ना। तो लैंड एक ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो इंडिया की टेरिटरी में जितना लैंड पहले था उतना ही आज है। अच्छा सर अगर हमने किसी दूसरी कंट्री का लैंड कैप्चर कर लिया तो आपके पास ज्यादा हो जाएगा और उसके पास कम हो जाएगा, लेकिन लैंड उतना ही रहे। मतलब अगर तुम लोग देखोगे तो आज से 20 साल पहले इतनी करोड़ किलोमीटर जमीन ह्यूमन के लिए यूज होती थी, लैंड बनता था उसका। आज भी उतनी ही जमीन पे लोग रह रहे हैं, उतनी जमीन पे सारे काम, जमीन इंक्रीज नहीं। ठीक है, तो लैंड की सप्लाई विल ऑलवेज लिमिटेड। भले ही लैंड का प्राइस कितना भी बढ़ जाए सप्लाई विल बी लिमिटेड, है ना। बॉम्बे में अगर आप जाओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। बॉम्बे में प्रॉपर्टी के रेट्स क्या है? जहाँ यहाँ पे अगर अपन ने 1000 स्क्वायर फीट का अगर एक प्लॉट लिया है तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख, बॉम्बे में 5 करोड़ 4 करोड़। क्यों? सर वहां पे लैंड की सप्लाई लिमिटेड, तो वहां पे पता है प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे कोई नई कंपनी आती है ना तो प्राइस बढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी सप्लाई लिमिटेड है। सर कहाँ से जमीन ले आओगे? रोड पे थोड़ी जगह बना दोगे, तो लैंड की सप्लाई हमेशा लिमिटेड। इसके बाद एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल गुड्स की भी सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड। क्यों होती है लिमिटेड? सर ये कहा गया है कि एग्रीकल्चरल गुड्स की प्राइस आप कितनी भी चेंज कर दो, लेकिन एक फार्मर उतना ही प्रोडक्ट उगाता है जितनी अपने देश को जरूरत है। सर ज्यादा स्टॉक बना के भी क्या करेगा? 3 महीने चलाएगा या 6 महीने चलाएगा? ऐसा तो नहीं 10 साल का स्टॉक रेडी कर लिया, सड़ जाएगा। सो अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चरल गुड्स की तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, सप्लाई मैं बढ़ा सकता हूँ उसकी, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा नहीं। क्यों?
सर अनाज इंसान साल भर में कितना खाए? कभी तुमने देखा है कि वीट सस्ता होगा तो तुम लोगों ने वीट ही वीट खाना चालू कर दिया? ऐसा कभी नहीं होगा सर। वीट जो है उसकी लिमिटेड यूजेस है, हम उसी जगह उसको पूरा करेंगे। अगर एक बार मिल्क भी होता ना तो मैं उसकी 1000 चीजें बना लेता, लेकिन वीट का क्या बनेगा? रोटी और कुछ, इससे ज्यादा क्या? 3-4 चीजें। तो अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, सीजन्स के हिसाब से होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, और एक एक्सटेंड तक। कोई भी सप्लायर, कोई भी फार्मर किसी भी चीज का अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं करता। इवन उसके पास रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है यार। भाई एग्रीकल्चरल लैंड भी तो लिमिटेड है ना अपनी कंट्री में। ऐसा तो नहीं है कि मैं एमपी नगर में एक जमीन खरीद लूं और उस पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूं, है ना? या फिर भोपाल के मेरे घर के बाजू में जो एरिया बना है वहां पे प्रोडक्शन कर दूं स्टार्ट, नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सर एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन भी तो वैसी होनी चाहिए, और इंडिया में वो लैंड भी कैसा है? क्लियर? तो इस वजह से एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में और लैंड के केस में ये जो आपका सप्लाई कर्व है ना, देखो कैसा बनता है। पैरेलल टू क्या लिखा था? वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सप्लाई। सर यहाँ दो चीजें आती हैं, अगर डिमांड पड़ेगी तो डिमांड, और सप्लाई पड़ेगी तो सप्लाई। और वाई एक्सिस पे सर प्राइस या फिर अदर फैक्टर्स। तो सर देखिए, लैंड की प्राइस भोपाल में कल तक थी 1 करोड़, परसों हो गई 3 करोड़। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ सर, भोपाल में तो जितना एरिया है उतना ही है, हम यहाँ की लैंड की सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बनेगा सप्लाई कर किसका? सर लैंड का और एग्रीकल्चरल गुड्स का। क्लियर? समझ में आया? चलो अब आ जाओ, इसके अलावा सर रेयर गुड्स के केस में क्या? तो सर रेयर गुड्स के केस में भी सेम टू सेम यही सिचुएशन बनती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर रेयर गुड्स की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, उसकी सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि सर वो रेयर चीज, अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो राजा महाराजाओं की निकलती ना पुरानी चीजें निकलती है, तो क्या उसकी प्राइस कितनी बढ़ा दो कि वो निकलती जाएंगी? नहीं सर, एक एक्सटेंड पे आपकी खत्म हो जाएंगी, है ना? बुक में तुम्हारी एग्जांपल दिया था एक मोनालिसा की पेंटिंग। तो मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि सर वो तो निकल ली, अब और पेंटिंग्स नहीं बना पाएगी। तो जितनी पेंटिंग बना दी, ऑल दीज पेंटिंग आर रेयर, इससे ज्यादा पेंटिंग नहीं बन सकती। तो वो पेंटिंग 1 रुपए की बिके या 1 करोड़ रुपए की बिके, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। कितनी है? तो जितनी पेंटिंग अभी है बची है उतनी ही है, कभी वो अब बढ़ नहीं सकती। ठीक है? तो ऐसे गुड्स है जो बहुत रेयर हो, रेयर मतलब बड़ी मुश्किल से मिलते हो, है ना, बड़ी लेस पॉसिबिलिटी होती है उन गुड्स की मिलने की, तो उस केस में कहा जाता है कि दीज गुड्स आर रेयर गुड्स। और इन गुड्स की डिमांड कैसी होती है सर? लिख लो एक बार, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर? आया समझ? सैटरडे अपनी क्लास नहीं रहेगी, है ना, मतलब मेरी नहीं रहेगी, बाकी सबकी रहेगी। मैं अभी क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मतलब वैसे मैं बता भी दूंगा, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है तो मैं परसों भी नहीं आऊंगा उसमें सारे, लेकिन फिर कल आना, उसके लिए कल आना पड़ेगा उसके लिए। चलो नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर। इन केस ऑफ लेबर द सप्लाई इज बैकवर्ड बेंडिंग, because in initial stage if the wages level increases, the supply of labor is also increased. Beyond a certain stage, if the wages are increased, they require a more leisure, the supply will also be decreased. सर ये कहा कि लेबर जो है ना, अगर आपने लेबर की इनकम या लेबर की वेजेस इंक्रीज करी, तो लेबर की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से सुनो, ये केस थोड़ा सा अच्छा है। सर ये है हमारी लेबर, 1, 2 और 3। इन लोगों को पता है कितनी वेजेस मिल रही हैं? इनको वेजेस मिल रही हैं 300 रुपए पर डे।
ठीक है, ये 3 लेबर काम कर। सर एक नया बिजनेस खुला है मेट्रो बनाने का, यहाँ पे भी 3 लेबर है, इनको पता है कितनी वेजेस मिल रही है? 800 रुपये। अब बताओ, अगर ये 3 लोग हैं मार्केट में घूमेंगे, घूमेंगे तो इनके कान तक बात पहुंचाएंगे और पता है क्या बोलेंगे? हमारा जो बॉस है, हमारा जो ऑफिसर है, वो हमें 800 रुपये पर डे की वेजेस दे रहा है। तो ये 3 लोग जो है ना वो घबरा जाएंगे और क्या बोलेंगे? एक काम करते हैं हम भी आपके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सर लेबर की वेजेस अगर 300 रुपए से 800 रुपए हुई तो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? यहाँ पे। तो देखो, पूरी कहानी सुनना, अभी ये मत बोलना कि लॉ ऑफ सप्लाई ने काम किया। अगर यहाँ पे देखोगे तो लॉ ऑफ सप्लाई ने काम किया अभी तक कि सर वेजेस बढ़ने की वजह से लेबर की सप्लाई बढ़ गई। भाई क्या हुआ? जैसे ही मैंने अपना वेजेस का प्राइस इंक्रीज करा तो लेबर जो दूसरी जगह पे काम कर रही थी वो भी भागती हुई आ गई और उन्होंने कहा सर हम तो आपके साथ काम करेंगे। क्यों? आप सैलरी वेजेस ज्यादा दे रहे हो। तो वेजेस इंक्रीज होने से सप्लाई बढ़ गई। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं इतना? सर ये है इनिशियल स्टेज, मतलब अभी स्टार्टिंग है। अब आगे देखो, beyond a certain stage if the wages are increased they require more resources, the supply of labor will be decrease। सर ये कहा कि अगर एक सर्टेन स्टेज के बाद अगर आप लेबर की प्राइस या लेबर की वेजेस और बढ़ा दोगे एक सर्टेन लेवल के बाद, तो सर लेबर की प्राइस, लेबर की सप्लाई धीरे धीरे कम हो। क्या होता है ना, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, इनिशियल स्टेज पे जब काम शुरू होता है तो लेबर काम बहुत अच्छे से करती है। जितनी तनख्वाह बढ़ाओगे ना, बाहर से लेबर आपके आप आके काम करेगी, क्योंकि सर अभी हम शुरुआत के स्टेज। जब धीरे धीरे काम फिनिश होने लगता है ना तो लेबर आपसे कटने लगती है। क्यों? क्योंकि लेबर सोचती है 4 दिन का काम यहाँ बचे, 4 दिन और काम कर लिया मैंने तो उसके बाद क्या होगा? खत्म काम, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो लेबर काम खत्म होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से दूसरी जगह काम ढूंढने लगती है। मैं बोलता हूँ अरे अरे 1000 रुपए दूंगा, 800 नहीं। तो लेबर कहती है हाँ हाँ सर आ जाएंगे, लेकिन आते नहीं। क्यों? आज 1000 दोगे, कल भी 1000 दोगे, परसों भी 1000 दोगे, उसके बाद तो छोड़ दोगे ना। तो क्या करूंगा मैं? अब मैं देखूंगा कि 50 दिन या 30 दिन का काम मुझे कहीं और मिल रहा है, तो मैं 3 दिन के 1000 रुपए सेक्रीफाइस करके वहां 500 में भी काम कर दूंगा। क्यों? सर यहाँ मैं 3 दिन काम करूंगा और वहां पे मैं 1 मंथ काम करूंगा, तो 1 मंथ में 500 के हिसाब से मैं 15,000 रुपए कमाऊंगा। और यहाँ मुझे सिर्फ 3 दिन काम करने के लिए बचा है, तो यहाँ 3 दिन में 3000 कमाऊंगा। तो सर बेटर क्या है? वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करूं ना, क्योंकि भाई क्या पता 3 दिन काम करने के बाद फिर मुझे 10 दिन काम ना मिले, तो कैसे? तो इस केस में, सिर्फ इस केस में लेबर की सप्लाई कम होती है, अदरवाइज कभी कम नहीं होती। तुम सोचो ना, तुम्हें जहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा वहीं जाओगे ना। लेकिन किस पॉइंट पे तुम लोग सप्लाई कम कर दोगे? बियॉन्ड अ सर्टेन। सर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब काम कंप्लीशन पे होगा और आप लेबर को ढूंढोगे कि प्लीज काम कर लो, प्लीज कर लो, लेबर नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि लेबर को पता है 2 दिन बाद आप हमें लात मार के बाहर लाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? क्या हुआ? सर पहले क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है, लेबर की प्राइस बढ़ेगी मतलब लेबर की वेजेस बढ़ेंगी तो लेबर की सप्लाई। ये इनिशियल है सर, अभी तो काम शुरू हुआ है। लेबर बोलेगी यार 6 महीने काम करना है, 2 महीने काम करना है, करते रहो। लेकिन जब काम कंप्लीशन पे आ जाएगा, एक ऐसी स्टेज पे आ जाएगा जहां पे काम एंड होना है, तो उस सिचुएशन में लेबर ये सोचेगी कि इससे बेटर क्या है, किसी दूसरी जगह पे काम करो जहां पे अभी अभी साइट शुरू हुई है, जहां पे अभी अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है और लंबा टाइम काम चलेगा। तो आप उनको ज्यादा पेमेंट भी दोगे तो भी वो आपके यहाँ पे नहीं। क्लियर? समझ में आया? सर दिस इज ओनली 2 एक्सेप्शंस इन लॉ ऑफ सप्लाई। आई थिंक तुम लोगों की बुक में भी 2 ही है ना? चेंज तो नहीं है ना कुछ? चलो दैट्स इट। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सप्लाई पूरी तरीके से फिनिश। ओके, और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है इन लॉ ऑफ सप्लाई। अब आ जाओ सीधा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई
इफ वी हैव कंप्लीटेड डिटर्मिनेंट्स तो ये समझ लो इंक्रीज ऑन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और एक और क्या है एक्सपेंशन इन सप्लाई, ये अपने आप फिनिश हो जाएगा। मतलब कराऊंगा लेकिन टाइम नहीं लगेगा फिर उसको। देखो डिटर्मिनेंट्स का पहला पॉइंट देखो सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है सर? कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कमोडिटीज जिसकी वजह से हमारी सप्लाई में चेंजेस आते हैं। मतलब सर डिटर्मिनेंट्स का मतलब सर जिसकी वजह से, मतलब जिन चीजों के ऊपर हमारी सप्लाई क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपकी सप्लाई क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे सर पहली चीज, सप्लाई किस पे डिपेंड होती है? किसी भी गुड्स के प्राइस। सबसे अच्छा फैक्टर, क्योंकि सर ये हमारे साथ भी हमने भी देखा है, अगर पता है हम कोई चीज बेच रहे हैं और उसकी प्राइस एकदम से बढ़ गई, जैसे पता है क्या हुआ था, हम लोगों ने तेल परचेज किया था शॉप में 110 रुपए केजी। ठीक है, 8 दिनों में वो प्राइस हो गया 150 रुपए। तो हम तो भाई ऐसे खुशी से बौखला गए कि 500 लीटर तेल आपके पास रखा है और वो 110 से 150 हो गया, तो सीधा सीधा 20,000 रुपए का तेल में फायदा। नहीं तो अदरवाइज देखा जाए तो तेल का एक पूरा 200 लीटर के ड्रम में कितना फायदा होता है, 2 या 2,500, लेकिन 20,000 का। तो हम तो भाई रोड पे खड़े हो जाएंगे कि तेल खरीद लो, तेल खरीद लो। क्यों सर? प्राइस बढ़ गई ना। हमारे पास तो कौन सा माल रखा है जो हमने 100 रुपए 110 रुपए का खरीदा था, लेकिन बिक कितने में रहा है, 150 में। तो ये बेस्ट सिचुएशन है अभी बेचने। लोग भले डिमांड कम करेंगे, दैट इज द मैटर, लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरा बिहेवियर क्या होगा, मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा। एक सप्लाई क्लियर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स। सर प्राइस ऑफ द गुड्स में एक बहुत बड़ी खासियत है, ये कुछ नहीं है, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। जैसा आपने प्राइस ऑफ द गुड्स डिमांड में पढ़ा था ना, वैसा ही यहाँ पे भी आप प्राइस ऑफ द गुड्स पढ़ोगे। डिमांड में जब आपने पढ़ा था तो क्या बोला था सर? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था और प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स में भी पढ़ा था। ऐसे ही सर जब हम सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द गुड्स। यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड्स इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी गुड्स का प्राइस। अगर गुड्स के प्राइस में कोई चेंज होता है ना, तो उसकी सप्लाई सबसे पहले बदले। क्योंकि सर ये जो सारे फैक्टर्स है ना, इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा ये काम नहीं करते, ये भी काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राइस ऑफ द गुड्स काम करता है ना, वैसे कोई। क्योंकि सर ये इसका इफेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट है, तुरंत समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा ना, आप फटाक से उसकी परचेज कम कर दो। और ऐसे अगर आप सप्लायर हो, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा आप उसकी सप्लाई बढ़ा दो। लेकिन पता है सीजन देखकर, गवर्नमेंट पॉलिसी देखकर इंसान इतनी जल्दी चेंज नहीं, इनपुट के प्राइस बढ़ने पे इंसान इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेता जितना जल्दी वो प्राइस के बढ़ने पे एक्शन। तो ये एक डायरेक्ट फैक्टर है। सबसे तेजी से अगर इंसान अपनी सप्लायर बना चेंज करेगा, कम करे या ज्यादा करे, वो उसका पहला रीजन होगा प्राइस। बाकी इन सब में तो उसको बहुत सोचना पड़ेगा। जितने भी फैक्टर है ना, 1 के बाद यहाँ तक 8 9, यहाँ पे वो इंसान सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन यहाँ पे तो वो तुरंत बढ़ा देगा सर, इमीडिएट एक्शन। इसलिए ये क्या है, मेन डिटर्मिनेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, पढ़ चुके हैं अपन। Producer supply more goods if the prices are high. They supply few goods when prices are low. मतलब सर जब गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो गुड्स की सप्लाई भी बढ़ेगी, और वाइस वर्सा, जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम। तो सबसे पहला फैक्टर होता है गुड्स का प्राइस। अगर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लायर उसका प्राइस बढ़ा लेता है, और गुड्स का प्राइस अगर कम होता है तो सप्लायर उसकी प्राइस कम देता है। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो सर ग्राफ में तो कुछ रखा ही नहीं है इसमें। आप ऐसे करो, ऐसे करो, एक्स एक्सिस पे हमेशा डिमांड और सप्लाई लेते हैं, बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग सप्लाई, तो हम यहाँ सप्लाई। वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस लेंगे अगर हम प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स की बात करते हैं। तो सर मैंने कहा कि मैं किसका प्रोड्यूसर हूँ, राइस का। मैं राइस उगाता हूँ सर, ठीक है। राइस को उगाने में कितना पैसा लगता है, मतलब राइस को किस प्राइस में बेचते हैं, सॉरी, उगाने में कितना पैसा नहीं लगता, ये नहीं बोल रहा था ना। राइस का
राइस कितने रुपए में बिकता है? तो सर राइस की प्राइस है 40 रुपीज केजी। सर कितनी सप्लाई करते हो आप जब राइस 40 रुपए का? मैं करता हूँ 100 किलो सप्लाई मार्केट, रोज या एक महीने में या एक साल में, ये डिपेंड करता है। सर राइस का प्राइस 50-40 से हो गया 50, तो मैं सोचूंगा यार राइस को उगाने में तो 25 रुपए खर्च हुए थे, ये कॉस्ट थी राइस को उगाने में, एग्रीकल्चर करने में उसका 25 रुपए खर्च हुए थे, यहाँ पे मैं 15 रुपए प्रॉफिट कमा रहा था। सर 50 में मैं 25 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो यहाँ पे सप्लाई कम करूं या बढ़ा दूं? इंक्रीज कर दूं, तो मैंने सप्लाई 150। फिर अब मार्केट में बिके ना बिके वो मैटर है, लेकिन मेरा काम तो, क्योंकि मैं तो रिटेलर और होलसेलर को बेचूंगा। हाँ अगर नहीं बिका तो वापस भी आ जाए। अगर रिटेलर का माल नहीं बिकता तो वो होलसेलर को रिटर्न करता है, और होलसेलर का माल नहीं बिकता तो वो सीधा सप्लायर को रिटर्न करता है। हाँ एग्रीकल्चर कुछ के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं ना, जैसे ये मैगी बिस्किट्स होते हैं, तो ये रिटर्न होते हैं, कॉस्ट कम होती है, रिटर्न। ये नहीं होता कि कंज्यूमर खरीद के ले गया और घर में खा नहीं पाया तो रिटर्न कर दिया जाए, है ना, एक सर्टेन उस तक रिटर्न होता है। चलो तो सर ऐसे बनेगा हमारा सप्लाई। अब देखो ध्यान से सुनो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से सप्लाई भी इंक्रीज। तो देखो ऐसे बढ़ रही है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना ग्राफ, तो हम क्या बोलेंगे सर, सप्लाई कर्व जो है, पहली बात प्राइस और सप्लाई की कैसे रिलेशनशिप होती है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, किसकी? प्राइस और सप्लाई की। सर रीजन क्या है? रीजन है इसका लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर? सर ग्राफ कैसा है? ग्राफ है अपवर्ड स्लोपिंग। कहां से कहां सर? लेफ्ट हाथ मेरा ये है, राइट यहाँ पे है ना, तो सर लेफ्ट टू राइट, तुम सबके हाथ में भी चेक करोगे तो लेफ्ट से राइट में बढ़ते डन है ना। अब ये मत कहना सर हम तो उल्टी बुक पे लिखते हैं, तो इस वजह से हमारा तो उल्टा हो रहा है, हम उल्टा लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं। क्लियर? सो दिस इज प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स, जिसमें आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा बस, तो इस पे फोकस करना। हाँ एक बात और, प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछा। तो ये सारी चीजें याद करते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप तो समझते ही हो, कभी कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो फटाक से 2 मिनट में अज्यूम कर लेना, मेरे साथ ऐसा हुआ, 2 गुड्स थे, मैं सप्लायर हूँ इस चीज का, अगर प्राइस बढ़े तो सप्लायर बढ़ेगी, अपने आप समझ में। बस हाँ ये प्रॉफिट सोचना कि तुम्हारा फायदा किस, डिमांड में भी सोचना, अपने आप बनने लगेगा, ठीक है, रिलेशनशिप अपने आप समझ। चलो सेकंड है गोल ऑफ द फर्म। फालतू बात है, ये पॉइंट होना नहीं चाहिए यहाँ पे। अ फर्म में ट्राई टू वर्क ऑन वेरियस गुड्स, various goals, example profit maximization, sales maximization, employment maximization. If the objective is to maximize the profit, then higher profit from the sales of a commodity, the higher will be the quantity supplied of the firm, vice versa. सर क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा याद रखना, अब हमारा क्या होगा इस पॉइंट के बाद, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। पहला पॉइंट हो गया सर, प्राइस में चेंज हो गया, वो हम पढ़ चुके। अब यहां से लेके जितने भी पॉइंट्स हमारे हैं, इन सभी पॉइंट्स में, सभी के सभी पॉइंट्स में हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सुनिए, आपका पहला काम है, आपके कंपनी का गोल है, गोल समझते हो, गोल ऑब्जेक्टिव, कंपनी का उद्देश्य कि हमें इस 6 महीने क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। लेकिन सर आपने तो मना कर दिया कि प्राइस चेंज नहीं कर सकते, प्राइस चेंज करके तो सीधा सीधा प्रॉफिट कमा रहे थे ना अपन, भाई 40 की चीज 50 में बेचो, 10 का प्रॉफिट और कमाओ। ये नहीं कर सकते, ये अब नहीं कर सकते। अब क्या करें सर? अब हमें प्रॉफिट कमाने के लिए शायद हमारी सेल्स बढ़ानी पड़े। मतलब अगर हमारी सेल्स नहीं बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। सर क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस कांस्टेंट है।
सर प्रॉफिट तो हम उतना ही कमा पाएंगे, समझ रहे हो? सुन, ये राइस की बात करता हूँ, ठीक है। राइस पहले भी 25 का था, आज भी 25 का, लेकिन मेरे बिजनेसमैन ने कहा है, मेरे बॉस ने कहा है मुझे प्रॉफिट चाहिए। और सर राइस को बनाने में खर्चा कितना होता है? पहले भी 25 और आज भी 25। मुझे कमाना है प्रॉफिट। मैंने कहा भाई 100 क्वांटिटीज बेचता हूं और हर क्वांटिटी, ओ सॉरी सॉरी, एक चीज गलत लिख दी मैंने, कॉस्ट भी 40 और बेचोगी भी 40 पे ही क्या, 40 कॉस्ट 25 है, मतलब राइस को उगाने में 25 रुपए खर्च हुए, मैंने प्रॉफिट 40 का था। अब ये रही भाई राइस की डिमांड, सप्लाई। मैंने सप्लाई को 50 100 से 150 कर दिया। अब देखो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पर यूनिट आप कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? 40 रुपए का था जब, कितना कमा रहे थे पर यूनिट? सॉरी, पर यूनिट कितना रुपीस प्रॉफिट कमा रहे थे आप? 15 रुपीस का। सर 25 रुपए बनाने में खर्च हुए और 40 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, तो 15 रुपए कमाए ना। अच्छा आज भी कितने कमा रहे होंगे? 15। प्रॉफिट कैसे बढ़ा? सर मैंने अपनी क्वांटिटी ज्यादा बेची इस वजह से। कैसे? एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? 15। 100 यूनिट पे कितना कमाओगे? 1500। एक यूनिट पे कितना कमा रहे थे सेकंड में? 15। 150 यूनिट पे कितना कमाओगे? 2250। तो सर हमने हमारा प्रॉफिट बढ़ा लिया। कैसे? सप्लाई बढ़ा के, सॉरी सेल्स बढ़ा। क्लियर? तो सर पहला तरीका है, अगर फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो फर्म क्या करेगा? फर्म अपनी सेल्स बढ़ाएगा, और अगर सेल्स बढ़ाएगा तो सर सेल्स का मतलब क्या होता है? सप्लाई बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों करा सर? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अब ये मत पूछना सर अगर प्रॉफिट कम करना हो तो क्या करेंगे? सेल्स कम कर देंगे। तो कोई भी इंसान प्रॉफिट कम करने का सोचता ही। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ सर? अगर हमें हमारे यहाँ प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें हमारी सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, और सेल्स बढ़ाएंगे मतलब हम हमारी सप्लाई बढ़ा देंगे। और एक बात और याद रखना, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो उसके लिए अपन लोगों को ये वाला जो मैंने टेबुलर स्टेटमेंट बनाया ना छोटा सा, ये साथ में लिख लेना, और इसको लिखने के बाद ही ये सब लिखना कि सर प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो उसके लिए सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी या फिर सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, बट प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आया? चलो फटाफट लिखो, फिर अपन चलते हैं इनपुट प्राइसेस। बहुत अच्छा पॉइंट है इनपुट प्राइसेस, उसको डिस्कस करें। हो गया? हो गया ऑनलाइन? यस सर डन। आज मुझे फोटो चाहिए और सब लोगों से। नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला था, उसने भेजा नहीं। चलो थर्ड है इनपुट प्राइसेस, ध्यान से सुनो। सर मैं हूं, मेरी कंपनी जिसका नाम है कैडबरी, क्या बनाती है सर? ये डेयरी मिल्क बनाती है, चॉकलेट बनाती है। ठीक है, तो सर देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल ना। सर डेयरी मिल्क को बनाते हैं अपन लोग, ठीक है, अपन लोग डेयरी मिल्क बनाते हैं, देखते हैं कितना खर्चा हो। सर डेयरी मिल्क बनाने में मिल्क लगेगा, एक डेयरी मिल्क को बनाने में, ठीक है, एक एक यूनिट कितने का सर? 2 रुपए का। सर पाउडर लगेगा, चॉकलेट पाउडर 1 रुपए का। ड्राई फ्रूट्स लगेंगे 1 रुपए के। लेबर लगेगी 1 रुपए की। और कुछ अदर खर्चे जैसे मशीन का, रेंट का, बिजली का, ये वो, ये लगेगा अपना 3 रुपए। बताओ एक चॉकलेट बनाने में कितने पैसे खर्च? 8 रुपए। वैसे एक चॉकलेट बनाने में 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो चॉकलेट बल्क में बनती है तो उसकी कॉस्ट 8 रुपए तक आ जाती है। ठीक है, सोचो ना, एक चॉकलेट बनाने के लिए एक मशीन खरीदी तुमने, मशीन आई 20 लाख रुपए, रेंट पे जगह ली 40 लाख 60 लाख हो गए,
10-15 तो नहीं 20-50 लेबर बुलवाई, महीने भर में उनको 2-4 लाख दो, तो ऐसे करके एक चॉकलेट तो 1 करोड़ की बनेगी अगर सिर्फ एक ही बनानी होगी तो, क्योंकि सर चॉकलेट बनाने के लिए मशीन चलानी पड़ेगी, है ना। ऐसी चॉकलेट तो बना ही नहीं अपन घर वाली होममेड, है ना। मशीन बनाओगे, उसकी साइज, पैकिंग, ये वो, तो एक चॉकलेट तो करोड़ों में बनती है। लेकिन जब आप 1 करोड़ चॉकलेट बनाओगे ना, तो एक चॉकलेट का प्राइस आपका 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए तक पहुंच। तो अपन ने जो एक ऐसा लिया ना, तो कभी मत सोचना कि 2 रुपए का दूध डाल दो, है ना, 1 रुपए का पाउडर डाल दो, तो ऐसे कभी नहीं बनेगा। बल्क में बनाएंगे तब पर यूनिट कॉस्ट ऐसी आएगी, नहीं तो एक चॉकलेट बनाने में पता नहीं कितना दूध लग जाए। ठीक है, चलो। तो सर ये हमने जो 8 रुपए निकाला, नहीं, क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका ऑफ डेयरी मिल्क। ठीक है, क्लियर। इतने में डेयरी मिल्क बनी है, इतने में ही बेचेंगे, इतने बेचोगे, क्यों, प्रॉफिट कमाएंगे ना सर, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। सर बनी 8 रुपए में, इसका हम लोग सेलिंग प्राइस रखेंगे 10 रुपए, 2 रुपए प्रॉफिट सफिशिएंट है ना। लाखों करोड़ों चॉकलेट बनाई है, अगर 1 करोड़ बिक गई तो 2 करोड़ का प्रॉफिट सीधा सीधा सफिशिएंट है। मतलब सर सेलिंग सेलिंग प्राइस, ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, कॉस्ट 8 रुपए है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट पर यूनिट पे 2 रुपए का। ठीक है, 2 रुपये पर यूनिट पर चॉकलेट का प्रॉफिट। अब सर मुद्दा ये था कि यहाँ पे सप्लाई कैसे अफेक्ट करेगी, ये प्राइस तो चेंज होगा। तो देखो, ये रहा चॉकलेट का प्राइस और ये रही चॉकलेट की सप्लाई। प्राइस कितना है चॉकलेट का, 10 रुपए, पहले भी 10 था और अभी भी 10 रहेगा। सर पहले चॉकलेट की सप्लाई जो थी वो थी 100 यूनिट्स, और आज चॉकलेट की सप्लाई हो गई 150। ऐसा क्यों, क्योंकि सर पहले चॉकलेट को बनाने में कॉस्ट कितनी लगती थी, देखो ध्यान से, 8 रुपए। और पता है आजकल यहाँ पे कॉस्ट भी लिख दी मैंने और यहाँ पे प्रॉफिट भी लिखा। प्रॉफिट कितना होता था, 2 रुपए। ये मैंने पुराना सीन कंप्लीट कर दिया तुम लोगों को। सर आज पता है चॉकलेट को बनाने में कितना मिल्क लगता है, 2 रुपए का। पाउडर कितना लगता है, 1 रुपए का। ड्राई फ्रूट्स भी 1 रुपए के लगते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स। लेबर लगती है सर 1 रुपए की, और जो अदर खर्चे थे ना सर, वो भी लगते हैं अब 1 रुपए। जो अदर खर्चे हैं वो अब 1 रुपए के लगते हैं। कितना पैसा खर्च हुआ चॉकलेट बनाने में, 6 रुपए। कॉस्ट कम हो गई और आपका प्रॉफिट 4 रुपए बढ़ गया। आया समझ। तो सर पहले जो चीज आप 8 रुपए में बना रहे थे, अब वो 6 रुपए में बन रही है। लेकिन सर पहले भी 10 रुपए की बिक रही थी और आज भी 10 रुपए की ही बिक रही है। तो आप क्या सोचोगे, ज्यादा ज्यादा बना लो ताकि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो सप्लायर अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि देखो ऊपर वाले में तो मैं 2 ही रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था, नीचे 4 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होने से आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, बट प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। आया समझ। तो इसका ग्राफ कैसा बनाओगे, ये लिखना है पूरा, है ना, तभी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, और ये इसको डिनोट कर देना कि अर्लियर का था सर और ये राइट नाउ अभी का है। ग्राफ भी देख ही लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। और सिंपल सा ग्राफ है सर सप्लाई का। यहाँ पे आप लोगे प्राइस और यहाँ पे आप लोगे सप्लाई। सर प्राइस तो कांस्टेंट है, कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे 10 रुपए लिखना है बस। और सप्लाई पहले 100 थी और अब 150 हो गई। बस एक चीज याद रखनी है, सब डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन सप्लाई कर्व तो अपवर्ड्स होता है। तो इसलिए ऐसा कर्व। और आपसे पूछा जाएगा क्यों तुम्हारा कर्व यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गया, तो मैं क्या बोलूंगा, सर मेरा कर्व 100 रुपए से 150 क्यों पहुंच गया, सॉरी हाँ सप्लाई क्यों पहुंच गई 100 से 150, कांस्टेंट इसलिए
आपका ये कर्व यहां से उठकर यहां शिफ्ट कैसे हो गया? ये जो कर्व मैंने बनाया है ना, यहां से यहां शिफ्ट कैसे हो गया? सप्लाई इंक्रीज कैसे हो गई? अरे क्या फैक्टर है अभी जो पढ़ रहे हैं वो बताओ। ड्यू टू डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट प्राइसेस। क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया समझ? सीओपी कम होती है तो सप्लाई बढ़ती है। कैसी रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। और शिफ्ट कैसे हो रही है सर? राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है। सप्लाई कर कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट में। क्यों? सीओपी कम हो रही है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो सप्लाई डिक्रीज करोगे ना। अगर यही चीज 9 रुपए की बिकने लगी मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल, सॉरी ये चीज का प्राइस तो 10 ही रहेगा और इसकी कॉस्ट अगर बनाने में 9 रुपए खर्च होगा और प्रॉफिट 1 रुपए कमा तो क्या सोचोगे? एक काम करो यार, 80 यूनिट्स ही बेचो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई कम होती है। एक बार खुद सोच के देखो ना, तुम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो और उसको बनाने में तुम्हारे खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो तुम सोचोगे यार कम ही बनाओ। मार्केट में रहना है, बनाना तो पड़ेगा लेकिन कम बनाओ। लेकिन अगर तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती मिल गई, चीप लेबर मिल गई, सस्ता रॉ मटेरियल मिल गया, सस्ते अदर गुड्स मिल गए, सस्ती दुकान मिल गई, तो आप वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। क्यों? अरे बनाने में तो कुछ खर्चा हो ही नहीं रहा ना, तो बेचो और एक एक यूनिट पे ज्यादा प्रॉफिट करो। तो इस वजह से अपन अपनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं। क्लियर? पक्का? कोई डाउट है ऑनलाइन? ऑनलाइन वालों कोई डाउट तो नहीं है? देखो यहाँ पे देख लो, द प्रोडक्शन सप्लाई विल मोर व्हेन द इनपुट प्राइस आर लो। तो सर इनपुट प्राइसेस अगर लो होंगे, मतलब इनपुट प्राइस को क्या बोलते हैं? सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। दैट लोअर सीओपी ऑफ प्रोडक्शन एट हायर द प्राइसेस विल बी, नहीं, एट हायर इनपुट प्राइसेस द सप्लाई विल बी लेस। अगर सीओपी इंक्रीज हुई तो सप्लाई डिक्रीज। ठीक है? क्लियर? चले आगे। चल अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट सर, टेक्नोलॉजी। A technology generally helps to save input and reduce the cost and time to produce the output. The improved technology enhance the supply of goods. सुनो ध्यान से सुनो। ये है चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए और सर ये है चॉकलेट का प्राइस 10। सर क्या हुआ कि मैं पहले चॉकलेट की सप्लाई करता था 1000 यूनिट्स एक दिन में, आज मैं चॉकलेट की सप्लाई करता हूँ 2500 यूनिट। क्यों सर ऐसा क्या हो गया आपके पास जो आपने चॉकलेट की सप्लाई बढ़ा दी? सर पता है क्या है, मैं पहले एक छोटी सी मेरी एक शॉप थी, एक फैक्ट्री थी, वहां पर मेरे पास एक प्यारी सी मशीन थी, एक मशीन थी। उस मशीन पे लिखा था कि आप पर डे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते, ऐसा उस मशीन पे लिखा। तो सर मैं कुछ भी कर लूं, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं 1000 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर। क्यों? क्योंकि मेरी मशीन मुझे अलाउ ही नहीं करती। अगर आपके घर में कोई यूटेंसिल्स हैं तो एक, अगर आपके पास कुकर है तो उस पर उतना ही खाना बनता होगा ना जितना उसमें लिखा होगा। भाई एक कुकर इतना बड़ा है तो उसमें आधा किलो चावल डालने या 1 किलो, ये पता है? 2 किलो डाल दिए तो है ना कुकर फट जाएगा, है ना? तो हमें उसी हिसाब से उसका चीजों का प्रोडक्शन करना है। लेकिन अगर आप घर में बड़ा कुकर ले आए तो फिर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। तो सर पहले जो मेरे पास मशीन थी ना, वो एक दिन में 1000 यूनिट्स बनाती थी। लेकिन सर उसके बाद मैंने क्या करा, एक न्यू मशीन खरीदी। अब वो नई मशीन जो ये मेरे ऑफिस में रखी है, मेरी फैक्ट्री में रखी है, वो 2500 यूनिट बनाती है एक दिन में। तो सर मैं क्या करूंगा?
जब मेरी मशीन ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, सो इट इज बेटर कि मैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन करूं और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करूं। तो सर इस केस में प्राइस भले ही गुड्स का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि इस बार मैं अच्छी टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहा हूं और हर टाइम पे जब इंसान नई चीज खरीदता है ना, तो उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होती है, कभी कम नहीं होती। कभी मोबाइल पे कोई ऐप आता है तो ये बोलता है क्या, आप इसको फिर से इंस्टॉल करो और इसकी जो टेक्नोलॉजी ये डिग्रेड हो गई। नहीं, हमेशा आपको आपके मोबाइल फोन्स में हर ऐप का अपग्रेड ही मिलता है। मतलब आपको जो पहले से था वो तो रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा फैसिलिटी अब मिलेगी। तो सर मशीनरी या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई मतलब क्या है कि सर टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार हुआ है। टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार हुआ है। जैसे पहले मैं 1000 यूनिट बना पाता था मशीन से, आज मैं मशीन से 2500 यूनिट्स बना पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि सर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, बढ़ गई। क्लियर? मशीन का प्राइस भी बढ़ेगा, इससे मशीन महंगी भी हो सकती है। अच्छा, इवन मशीन सस्ती भी हो सकती है। ठीक है भाई, पहले देखो अगर मोबाइल फोन्स महंगे आते थे, अब सस्ते आने लगे। पहले अगर आप नोकिया के फोन खरीदते थे वो डब्बे वाले, 7-7 हजार 8-8 हजार, वो फोन 2000 के हो गए। क्योंकि सर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो उन चीजों का प्राइस भी कम हुआ, क्योंकि समझ में आ गया उनको इस फोन 1000-2000 में बन जाता है, फालतू में 7 हजार का मत बेच। अब 7 हजार में क्या आता है? स्मार्टफोन। 5 हजार तक में स्मार्टफोन, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद रखना, टेक्नोलॉजी बढ़ना मतलब यही नहीं होता कि हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना मतलब आपकी चीजें एनहांस हो रही है, शायद कैपेसिटी इतनी हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर हो सकता है ना। जैसे पहले एक कॉल लगाते थे तुम लोग तो बैलेंस कटता था, आजकल कटता है? नहीं कटता। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। उसने कोई ये थोड़ी करा है कि भाई तुम्हारा जो पैसा है वो झेल रहा है, ऐसा थोड़ी है। सर ऑप्टिकल फाइबर्स लगाएं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इस वजह से क्या हो गया? कॉस्ट रिड्यूस हो गई। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होगा जो मैंने लिखा है कि सर पहले 1000 यूनिट बनती थी मशीन से, अब 2500 बन रही है। ऐसा भी होगा, लेकिन इसके अलावा शायद आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ठीक है? तो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से सप्लाई क्या होती है? कम होती है ना, कि बढ़ती है? बढ़ती है सर, इंक्रीज होती है। ठीक है? तो सर अगर आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी? अपग्रेड हो जाएगी, तो हम गुड्स की सप्लाई भी बढ़ा देंगे। क्यों सर? दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, या तो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। और इन दोनों ही केसेस में मैं क्या करूंगा? मेरी सप्लाई को इंक्रीज कर दूं। आया समझ? तो सप्लाई टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह सप्लाई इंक्रीज क्यों हो रही है? आया पक्का? क्लियर? ये समझ में आया ना, सीओपी भी कैसे कम हो सकती है। जियो का एग्जांपल याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से। पहले कॉल लगाने का पैसा लगता था, आजकल नहीं लगता। पहले इंटरनेट एक जीबी 200 का आता था, आज ये 200 रुपए में तो महीने भर का 28 जीबी आ जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, तभी तो उन्होंने चीजों के दाम कम कर दिए और सप्लाई कितनी बढ़ गई है, हर इंसान के पास जियो है। ठीक है? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। लास्ट टॉपिक अभी मैं ले रहा हूँ, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इलास्टिसिटी तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई भी खत्म कर देंगे। तो फिर इलास्टिसिटी में अपन को सिर्फ 1 दिन का टाइम लगना है और कुछ नहीं लगना, क्योंकि यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, सप्लाई में आपको कम क्यों दिया है? क्योंकि आप डिमांड में लगभग सप्लाई की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़े तो इसके डिटर्मिनेंट्स पूरे हैं। ठीक है? एक्सेप्शन नहीं दिए, यहाँ पे मुझे भी डाउट है कि क्यों नहीं, इसलिए मैंने वही बोला है, एक्सेप्शन एक बार देख। चलो अब आ जाओ, क्या है नेक्स्ट? क्या था? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं? सर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज निकालती है ना हम लोगों के लिए, जैसे गवर्नमेंट कहती है आप हमारे यहाँ हमारे देश में रह के पैसा कमा रहे हो, हमारे देश की जमीन पे पैसा कमा रहे हो,
हमें क्या दोगे? टैक्स। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में सबसे एक चीज बड़ी चीज होती है टैक्स। अगर सर टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो मुझे अपनी सप्लाई क्या कर देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए। और अगर टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो मुझे अपनी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। क्यों? अब ये सर क्या है ना, उन गुड्स की बात कर रहा हूं विच आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस समझते हो ना सर? टैक्सेस इंक्लूड है। जैसे बिस्किट्स लेते हो तो अलग से टैक्स भरते हो उसको? नहीं, जमा रहता है ऑलरेडी। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इसी चीज का तो बेस्ट प्राइस वाले फायदा उठा। बेस्ट प्राइस वाले कहते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट 4 रुपए 10 पैसे का है, जो पार्ले जी 5 का आता है वो उनके यहाँ 4 रुपए 10 पैसे का मिलता है। वो 10% टैक्स लगा देंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? 4 रुपए 50 पैसे। तो फायदा फिर भी होता है क्योंकि बल्क में खरीदते हैं अपन लोग भी और वो लोग। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जितना डिस्काउंट वो लिखते हैं ना उतना डिस्काउंट नहीं होता, क्योंकि आखिरी में जीएसटी अलग से ऐड होता है, देखना कोई बिल। ठीक है, चलो अब आ जाओ टॉपिक। सर हमारी चॉकलेट का प्राइस कल भी 10 था, आज भी 10। चॉकलेट की सप्लाई पहले थी 50, अब हो गई 30। ऐसा क्यों? सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चॉकलेट को बनाने में मेरे यहाँ पे 8 रुपए खर्च, नहीं यहाँ पे 7 रुपए खर्च होते थे, यहाँ भी 7 रुपए ही खर्च हो रहा है। सर पता है यहाँ पे मैं चॉकलेट पे जो चीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो, 1 रुपए टैक्स देता था और गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दी, तो अब यहाँ पे मैं 2 रुपए टैक्स। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट लिख रहा हूँ। देखो प्लीज अच्छे से लिखना तुम लोग ये सारी चीजें, तभी समझ में आएगा, कंसेप्ट समझना है। रटना तो बात खत्म हो चुकी, छोड़ दो टॉपिक यहीं पे। टैक्स बढ़ेगा सप्लाई कम, टैक्स घटेगा सप्लाई बढ़ेगी, टॉपिक खत्म। लेकिन अगर समझना है तो ये चीजें लिखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ ऊपर वाले में? अरे गधो, सीओपी प्लस टैक्सेस दोनों कौन पे कर रहा है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, मैं ही पे करूंगा। अल्टीमेटली मैं कंज्यूमर से लूंगा, लेकिन अभी तो मैं भर रहा हूं ना, तो मुझे प्रॉफिट तो 2 रुपए का हो रहा है। अल्टीमेटली हर चीज कौन बॉर्न करता है? कस्टमर ही बॉर्न करता है। यहाँ पे जो रेंट लग रहा है ना, यहाँ पे जो तुम लोग की कुर्सियों पे बैठे हो, ये खर्चा सब तुम लोग ही झेलोगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे जो रेंट लग रहा है, बिजली लग रही है, जो आईपैड का खर्चा है, पेंसिल का खर्चा है, जितनी भी चीजें हैं, पंखे कूलर, सब चीजें तुमसे ही लेना है। क्यों? तुम हमारे कस्टमर्स। तो ऐसे ही अगर किसी शॉप पे जाकर 5 रुपए का बिस्किट खरीद रहे हो, तो उस बिस्किट में अगर किसी लेबर को चोट भी लग गई थी ना काम करते करते, वो भी अपन को ही देना, टेंशन नहीं लेना है, टैक्स भी अपन को देना है। ठीक है, तो कस्टमर तो अल्टीमेटली सब चीजें बॉर्न करता है, लेकिन अभी सेलर को कितने का फायदा हुआ? 2 का। और नीचे कितने का फायदा हुआ? सिर्फ 1 रुपए। तो सर अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे पहले मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ, नीचे वाले में 1 रुपए का। तो सर प्रॉफिट कम हो रहा है तो सप्लाई ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं। वेट करो किस चीज का? टैक्स रेट्स कम हो जाए। होते हैं क्या? हाँ सर फ्लक्चुएट होते हैं, करती गवर्नमेंट। तो जब टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा। याद करो आज से 2-4 साल पहले, 1 से 1.5 महीने पूरे 2-4 साल पहले क्या था, लॉकडाउन से बहुत पहले की बात। जो होते हैं ना सुनार, सुनारों ने 1 महीने तक अपनी दुकान बंद रखी, 1 से 1.5 महीने तक। एक सुनार ने नहीं, पूरे इंडिया के सुनारों, अगर याद हो तुम लोगों को। सर एक एक्साइज ड्यूटी नाम की चीज लग रही थी, वो खत्म कर देते, क्योंकि टैक्स ज्यादा लगता है ना, तो सप्लायर अपनी सप्लाई बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि वो सोचता है इतना पैसा दूं सरकार को, इससे अच्छा कमाऊंगी ना, प्रोडक्शन ही ना करूँ, बेचूंगी ना। तो टैक्स रेट बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट कम होने लगता है, इसलिए एक सप्लायर अपनी सप्लाई डिक्रीज कर देता है। और टैक्स रेट घटने की वजह से आपका प्रॉफिट होता है, तो आप क्या इंक्रीज कर दोगे? आपकी सप्लाई। ठीक है, तो ये पी फॉर प्रॉफिट है, याद रखना। ठीक है, और ये रिलेशनशिप भी है। तो यहीं पे आई एम एंडिंग द क्लास। आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों को कोई डाउट हो। इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर? सर देखिए ग्राफ में तो कुछ नहीं करना है, ये प्राइस की लाइन गई और ये हो गया हमारा ग्राफ। हाँ बस एक चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि सर 50 रुपए से ग्राफ 30 हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो रीजन क्या है?
increase in tax will reduce profit of supplier, then supply decrease. ठीक है? So here I am ending class. अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इलास्टिसिटी से पहले सब कुछ फिनिश कर। सो बिफोर नेक्स्ट वीक ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और प्रोडक्शन अपन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.